पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री में पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि एक सवाल जरूर आता है जो पॉलिटिक्स से संबंधित होता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा जजमेंट या कौन सा केस उससे क्या निकला है। मतलब एक तो मैच द फॉलोइंग में सवाल आ जाएगा कि जजमेंट जो है कौन सा जजमेंट रहा और उस जजमेंट में क्या बोला गया। तो मैच द फॉलोइंग में सवाल आते हैं। इस तरह के सवाल हर बार एक सवाल जरूर पीसीएस प्री में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये लिस्ट मैंने तैयार की है, लगभग 28-30 ऐसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो 2 नंबर आपके आते हैं, एक क्वेश्चन जो आप है वो आराम से राइट कर सकते हैं। वैसे ही 28-30 जो जजमेंट हैं, इसको तो जो इसका जो मेन चीज़ है वो तो समझा देंगे अभी आपको यहाँ पे, लेकिन इन जजमेंट के पीछे की जो कहानी होती है कि ये जजमेंट क्यों ही बने, क्या कारण था कि जजमेंट ऐसा केस कोर्ट में गया और ऐसा केस के पीछे ऐसा क्या माहौल बनाया गया जिसके बाद ऐसा केस आया और केस के जजमेंट के बाद क्या सुधार हुआ। तो ये थोड़ा मेंस का टॉपिक हो जाता है, तो उसको हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम प्री के बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा तो हर एक केस को इंडिविजुअली लेकर चलूंगा। इसमें 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, हर केस उसमें देख लिया जाएगा। फिलहाल चूंकि पीसीएस प्री के लिए है तो फटाफट समझते आते हैं कि कौन सा केस था, कौन उस केस में क्या बोला गया है। पहला केस आता है 1950 का, जो ये असल में ये वो क्वेश्चन हैं जो ये वो केस है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्री के लिए। तो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एक केस 1950 में आता है और इस केस में बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है। कई बार आपसे देखिए, चूंकि बैकग्राउंड आप नहीं दे मैं कवर कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें मोटा आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ ये चाहिए आपको, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम में जाके पीसीएस गुरुजी लिखिएगा, ये जो पीडीएफ है मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, सबके लिए फ्री है, आप ले लेना, ठीक है। तो ये जो रमेश थापर केस है असल में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। चूंकि रमेश थापर और मद्रास के केस में वहाँ पर बवाल हुआ था, थोड़ा सा जो रमेश थापर एक पेपर निकालते थे और उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, तो उस पर बैन लगा दिया था मद्रास गवर्नमेंट ने, तो इसके खिलाफ केस किया था। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, इसमें से लिबर्टी ऑफ प्रेस, प्रेस की लिबर्टी के बारे में ये बात करता है। तो जब भी कभी ऐसा है कि रमेश थापर कहता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और खासकर प्रेस की जो आज़ादी है उसके लिए ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका स्टेट मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोरियाजन। देखिए, ये जो केस है, पहला केस ऐसा है जो कि रिजर्वेशन को, एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन है उसके अंदर कि रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो ये संबंधित है। मतलब रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये 1951 का केस है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोरियाजन। ये केस है रिजर्वेशन इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और एक चीज़ और भी इसके अंदर आती है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स और देखिए फंडामेंटल राइट्स, सुपरमेसी, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसको भी हैंडल करता है। देखिए 1950-60 की बात करते हैं तो हमेशा एक मसला रहता था कि भाई ये डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज 70 साल की आज़ादी के बाद बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन 1950s में 60s में ये उसमें बड़ा द्वंद चलता था कि भाई जो डीपीएसपी है क्या वो फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट है। तो ये 1951 का जो केस आया है, देखिए अभी तक संविधान आया नहीं, लागू नहीं हुआ है, 1952 में लागू हुआ है, सॉरी 1950 में लागू हुआ है, पहला इलेक्शन नहीं हुआ, 1951-52 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये जो स्टेट ऑफ मद्रास से चंपाकम दोरियाजन का केस है, ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज मद्रास सरकार चला रही थी उस समय की, उसको काउंटर करने के लिए था कि भैया आप जो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो उसका क्या है, और ये फंडामेंटल राइट्स को भी देखा था कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अब आता है के.एम. नानावती। अगर आपने पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की रुस्तम, तो ये रुस्तम वाला केस है ये, के.एम. नानावती, ठीक है। के.एम. नानावती इनका केस चलता है, ये नेवी के होते हैं, बड़े ग्लोरीफाइड ऑफिसर होते हैं और इनके अपने वाइफ के एक दोस्त को इनको मर्डर करते हैं और इन पर नानावती केस चलता है। ये नानावती का इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए नहीं कि अक्षय कुमार ने इसके ऊपर पिक्चर की थी, बल्कि उस समय ये आखिरी केस है जो ज्यूरी ट्रायल को करता है। ज्यूरी ट्रायल, ज्यूरी मतलब
जज तो होते ही हैं, साथ में 10-15 लोग जो होते हैं वो जो समाज के अलग अलग विभाग से अलग अलग सेक्शंस आते हैं जो ज्यूरी डिसाइड करती है। तो ज्यूरी वाला जो ट्रायल होता है, पिक्चरों में कभी कभी देखते हो कि ज्यूरी बनी होती है, वो उसके संबंधित लगभग आखिरी केस था। इसके बाद ज्यूरी का सिस्टम खत्म हो गया था, सिर्फ जज जो होते हैं बस वही फैसले सुनाते थे। एक आता है बेरूबारी यूनियन केस। देखिए बेरूबारी यूनियन केस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेरूबारी यूनियन केस में पहली बात ये बोला कि प्रीम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी 1960 का केस जिसमें ये बोला गया कि जो प्रीम्बल है यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। बाद में ये केसेस आएंगे तो उसमें आप देखोगे ये इसका पलटा आया है। 1960 में केस आया, ये 1960 के आसपास का है। पहला तो ये बोलता है, अच्छा एक ही जजमेंट में 3-4 बातें बोली गई। पहला तो इसने बोला कि जो ये प्रस्तावना है यानी जो पेरिम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, पहली बात इसने बोली। दूसरी बात बोली, चूंकि बेरूबारी केस का, बेरूबारी बंगाल में जगह है जहाँ वो कुछ ऐसे इलाके हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को देना था, दे दिया था, मतलब कुछ ऐसे थे जो अमूमन बांग्लादेश के ही होने चाहिए थे, वो ईस्ट पाकिस्तान के होने चाहिए थे और इंडियन सरकार ने देने की कोशिश की थी। तब ये केस किया था कि इंडियन सरकार या इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने देश का हिस्सा, कोई भी हिस्सा ऐसे नहीं दे सकती। उसको अगर कुछ हिस्सा देना है, मतलब कोई हिस्सा देना है तो उसको आर्टिकल 360 के आर्टिकल जो है 368 उसके अंदर अमेंडमेंट करना होगा। मतलब अगर कोई हिंदुस्तान सरकार या मोदी गवर्नमेंट अगर कुछ हिस्सा देना चाहेगी तो ऐसा नहीं दे देगी कि लिख के दे दिया, आपको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करना होगा, उसके माध्यम से अमेंडमेंट करना होगा, मतलब संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना होगा जो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, पहला प्रस्तावना जो है वो पार्ट नहीं है प्रेम्बल का, और दूसरा अगर कोई हिस्सा देना है तो वो संविधान संशोधन करके ही दोगे, यानी पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करके दोगे। सिर्फ सरकार अपनी तरफ से रोल प्ले नहीं कर सकती है। सरकार और पार्लियामेंट में फ़र्क होता है। सरकार मतलब सिर्फ जैसे मान लो बीजेपी सरकार है और पार्लियामेंट क्या है, इसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, बीजेपी आपका सपा भी है, सब है। अब उसमें क्या होता है, उसमें बहस होती है, उसमें डिस्कशन होता है, और जो पार्लियामेंट डिस्कशन करके राय निकालती है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोलकनाथ केस, आईसी गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस है। ये बोलते हैं कि भैया पार्लियामेंट कान अमेंड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। क्या पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कुछ भी संशोधन नहीं कर सकती है। ये कौन बोलता है? गोलकनाथ केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं हो सकता, मतलब अगर पार्लियामेंट को चाहेगी कुछ में कुछ घटाना जोड़ना तो फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकती। ये 1967 में गोलकनाथ केस है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल, इसलिए याद करके जाइएगा, कई बार आपको देखने को मिल सकता है। उसी के तर्ज में 1967 में गोलकनाथ केस आया, फिर 1973 में सॉरी एक केशवानंद भारती केस आया। मैं इस बार वीडियो मैंने बनाया हुआ था और उस पर लगभग 11 जजमेंट थे केशवानंद भारती केस के अंदर। अभी हाल में ही 2-3 दिन, 10-15 दिन पहले ही केशवानंद भारती की डेथ हुई थी, तो वो वीडियो मैंने देख लीजिएगा। उसमें पहली बार ये आया कि भाई जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बात की गई है। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए कहीं लिखित नहीं है, कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो देश है, हमारा संविधान है, हमारा जो हमारी मूल आत्मा है वो कुछ चीज़ों पे खड़ी है। जैसे डेमोक्रेसी, हमारे देश की डेमोक्रेसी है, या सेकुलरिज्म है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, या आपका जुडिकल रिव्यू है, या आपका फेडरलिज्म है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे देश खड़ा है। इसको आप नहीं कर सकते, मतलब कोई कानून बना लो, आपकी कितनी भी आपने सीटें जीत ली हो पार्लियामेंट में, और अगर आप ये बोलो कि सेकुलरिज्म नहीं रहेगा देश का, तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, मतलब हमारे मूल तत्वों के अंदर है। ये कौन बोलता है? केशवानंद भारती केस में एक खन्ना साहब जज थे, उन्होंने ये लिखा था। ये इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं है, इसके कहीं बताया नहीं गया है, ये माना गया है। इतने सारे केसेस हुए, इतने जो चीज़ें आई उसके बाद निकाला गया कि हमारे देश में कुछ चीज़ें हमारी आत्मा का हिस्सा है। तो ये बात जो बोलती है बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। दूसरी बात है कि जो डीपीएसपी है उसको वो जुडिकल रिव्यू के अंतर्गत रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जुडिकल रिव्यू आपने ले लिया वो उसको आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही कोर्ट में नहीं जा सकते, जुडिकल रिव्यू डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो जा सकते हो, लेकिन अगर डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो वो आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू करें। मतलब अगर सरकारी कोई पॉलिसी है उसका रिव्यू पार्लियामेंट कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और बोली कि जो देखिए जो 9 शेड्यूल है उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, 9 शेड्यूल के अंदर चेंजेस किए, उसमें लैंड वैंड कुछ समस्या होती है, तो 9 शेड्यूल के अंदर इसमें चेंज किया गया इसके अंदर। तो 3-4 चीज़ें हैं, ये आप समझ लीजिएगा इसके अंदर।
फिर एडीएम जपालपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, एक केस था 1979 का। इसमें बोला गया था, मैं फटाफट बोलूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें बोला गया था कि कि जो हाई कोर्ट की जो पावर है वो अपने पावर थोड़ी सी, जो हाई कोर्ट है वो अपनी पावर हेबियस कॉर्पस के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकता है, हेबियस कॉर्पस के, ठीक है, हेबियस कॉर्पस के माध्यम से वो जो रिट जारी करके अपनी पावर दिखा सकता है। ये एडीएम जपालपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस था। फिर मेनका गांधी का केस आया। मेनका गांधी 1978 के आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट थी, ठीक है। उनको विदेश जाने से रोका गया था। जब विदेश जाने से रोका गया तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, और कोर्ट जो है में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स के जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि विदेश जाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, तो ये सब बातें जो है वो मेनका गांधी वाले केस में आया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 कि कोई व्यक्ति अगर विदेश जा सकता है तो ये उसका फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ जिंदा रहना ही सफिशिएंट नहीं होता, आपकी लाइफ में क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। बच्चन सिंह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह केस बोलता है भैया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, डेथ पेनल्टी के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे किसी को फांसी टांगने नहीं दोगे, बहुत रेयर केस है, बहुत ही क्रूर काम किया है, तब जाके उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। ये कौन कह रहा है? बच्चन सिंह केस में कह रहे हैं। फिर मिनर्वा मिल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। मिनर्वा मिल, रुक जाइए, हाँ, मिनर्वा मिल्स वाला केस क्या है? बोलता है कि एक उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मिनर्वा मिल्स केस ने बोला है कि एक बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में, और क्योंकि दोनों ही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो एक बैलेंस बनाती है। मिनर्वा मिल्स वाला केस जो है बैलेंस करती है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को, ठीक है। साथ में कहता है कि कोर्ट जो है, देखिए, कोर्ट जो है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिव्यू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान का संशोधन होता है, सरकार अगर संविधान संशोधन करती है और ऐसा करती है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो मिनर्वा मिल्स केस के तहत कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है और उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल कहते हैं कि मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है, वो एक ऐसा संशोधन करती है, बोलती है कि मुस्लिम्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है, अमेंडमेंट कर देती थी। मैं ये हाइपोथेटिकल है, प्लीज़ उसको अलग मत लीजिएगा। एक जैसे मैं आपको केस दे रहा हूँ कि लेट सपोज सरकार बोलती है कि मुस्लिम्स को वोट नहीं डालेंगे, और क्योंकि पार्लियामेंट में उनका राज्यसभा लोकसभा में उनकी वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो केस ये बिल पास हो जाता है। अब बिल पास हो गया, कानून बनने में कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति भी उनकी बात मानेगा, लेकिन ये जो बात है वो कोर्ट में जाती है, ये बिल कोर्ट में आता है और कोर्ट इसका रिव्यू करता है, क्योंकि मिनर्वा मिल वाले केस में कोर्ट ने कहा है कि सरकार की किसी पॉलिसी का जो है हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई अमेंडमेंट ऐसा किया गया है जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं, यानी कि रद्द कर सकते हैं। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था, सिंपल सी बात है, शाहबानो का केस था, एक 60-65 साल की औरत थी जिसको तलाक दे दिया जाता है, और वो मेंटेनेंस मांगती है कि मुझे आप मेंटेनेंस, मेरे जीवन यापन के लिए मुझे पैसे दो। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग केस है, 1985 का केस है ये, इस पर बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें अगर सिंपल केस था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी ने एक जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका साथ दिया, जो आपका वक्फ बोर्ड होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ठीक है, ये लोग एंटर कर जाते हैं और बोलते हैं कि मेंटेनेंस देना कोई अगर देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन ऐसे कॉम्पेल नहीं कर सकते कोर्ट, क्योंकि हमारे जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम से पर्सनल लॉ, उसके तहत ऐसा नहीं किया गया। तो मामला काफ़ी उठक पटक होती है, और जो सरकार होती है वो इन कट्टरपंथियों को साथ देती है और अपने संविधान में संशोधन करती है, ठीक है। ये वही वक्त था जब राजीव गांधी ने अयोध्या में इसके दरवाजे खोले थे राम मंदिर के, और हिंदू कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, बाद में मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए उन्होंने शाहबानो केस में कट्टरपंथियों का साथ दिया था। इस पर मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा, देखिए मजा आपको आएगा। फिलहाल समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सिविल कोड, यानी कि ऐसे कोड जो शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, इन मुद्दों पर
हमारे देश में असल में क्या है, शादी शादी तलाक प्रॉपर्टी के मुद्दे जो हैं इसमें मुस्लिम्स के लिए अलग हैं, हिंदुओं के लिए अलग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आपका जो आर्टिकल 44 आता है, ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि एक ऐसा कोड बने जो उसमें हिंदू भी माने मुस्लिम भी माने। अब देखिए, हिंदू तो एक शादी कर सकता है लेकिन मुस्लिम से 4 शादी है, ठीक है, तो वहाँ पर कानून अलग चलता है। कोई हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा कानून बनाया जाए जो हिंदू मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टी, शादी और डिवोर्स पे एक जैसा रखे। डीसी वाधवा केस जो है बिहार के थे, बिहार बवाल हुआ और उसमें ये बोला गया कि अगर सरकार अगर ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, राष्ट्रपति अगर ऑर्डिनेंस दे रहे हैं तो उसको देखा जाए कि भाई ऑर्डिनेंस जो आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है, ऐसा नहीं फालतू में ऑर्डिनेंस चला आ रहा है, ठीक है। मतलब जो कोर्ट है वो इस बात को चेक कर सकता है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जो अध्यादेश जारी किया गया है, वो सही इंटेंशन से जारी किया गया है। अब समझते हैं ऑर्डिनेंस होता क्या है। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस, मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, मतलब उस समय छुट्टी चल रही है और कोई किसी जरूरी मुद्दे पर कानून बनाना जरूरी हो गया है, ठीक है। अब जब कानून बनाना जरूरी हो गया है और पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब एक ऑर्डर दे सकता है। ये जो ऑर्डर होता है ये बिल्कुल जो हमारा कानून होता है उसकी तरह काम करेगा, उसकी पावर बिल्कुल वही होती है, लेकिन मात्र 6 महीने तक ही एक्टिव रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी उसके 1.5 महीने के अंदर उसको पास करना होगा, मतलब जो ऑर्डिनेंस है उसको बिल के रूप में पास करना पड़ेगा, अन्यथा ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पता लग रहा है कि पार्लियामेंट से बचने के लिए, संसद से बचने के लिए जो सरकार है वो ऑर्डिनेंस का सहारा लेके करे, तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए डीसी वाधवा केस में ये बात बोली गई है कि भाई ऑर्डिनेंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। 13वां है MC मेहता केस जो है वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये पहला केस था जिसमें एनवायरनमेंट की बात की गई कि भाई जो आप लॉस जो आप कर रहे हो, जो आप क्या का नाम है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए कि बनाया गया था इसके अंदर, ठीक है, कि जो कंपनीज अगर अपना कुछ काम कर रही है तो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। और इसके लिए जो MC मेहता केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि बाद में जो एनवायरमेंटल के जो कानून बने वो बहुत इंपॉर्टेंट कानून बने और उसका बेस बनता है। मोहिनी जैन कहती हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन की बात करती है मोहिनी जैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनी जैन ने कहा कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो हिस्सा है, ठीक है। मोहिनी जैन ने कहा था राइट टू एजुकेशन के लिए। जो बाद में हमारा जो कानून पास हुआ, ये आपका था, तो पार्लियामेंट ने पास था 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। और उसके बाद तो आर्टिकल 21A में हमारा जो राइट टू एजुकेशन आता है, तो मोहिनी जैन जो है वो राइट टू एजुकेशन के ऊपर लेकर आई थी, ठीक है। जो बाद में मतलब ये लड़ाई उन्होंने 1989 में लड़ी थी और कानून बना है हमारा 2002 में बिल पास हुआ है और आर्टिकल 21A उसमें एक्स्ट्रा ए जोड़ा गया इसके अंदर। फिर इंदिरा स्वामी केस जो था, यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा स्वामी केस जो था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया जो संविधान जो है, जो रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड के अंदर 27% आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। बैकवर्ड को, OBCs को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा आपको रिजर्वेशन जो है वो नहीं बढ़ सकता, मतलब कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक, पहली चीज़। और दूसरी बात क्या है, प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 3 चीज़ें की थी, बोला 27% रिजर्वेशन रखा गया इंदिरा स्वामी केस में, ठीक है भाई, 50% से ज़्यादा लिमिट रखी गई, 50% लिमिट रखी गई और प्रमोशंस के अंदर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात इंदिरा स्वामी केस कहती है। उसके बाद 1992 की बात है। फिर SR बोमई केस, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बाद। SR बोमई केस ये बोलते हैं कि भाई जो इमरजेंसी घोषित कर देते हो आर्टिकल 356 लगा के, प्रेसिडेंट रूल लगा के, जो आप प्रेसिडेंट रूल लगा के आप जो राष्ट्रपति शासन घोषित कर देते हो, ठीक है, वो उसको ऐसे ही नहीं कर सकते आप। मतलब उसको जो है आप बिल्कुल कि जब मर्जी आए किसी भी राज्य की आपने सरकार को निरस्त कर दिया और उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते। इस पर एक चेक होना बहुत ज़रूरी है। तो SR बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था कि आर्टिकल 356 जो आप कर रहे हो और जिस पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है, उसको भी कोर्ट में ले जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि जो मर्जी आप कर दो, क्योंकि ऐसा ना जब देखिए 1967 तक ना कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे देश में कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी और राज्यों में भी थी, लेकिन 67 में पहली बार कांग्रेस 6 राज्यों में हारती है और उसके बाद 67 के बाद हुआ 70s 80s
और अर्ली 90s में ये बहुत हुआ है कि जो सेंटर में सरकार है, अगर उसके अपोजिशन वाली पार्टी जो स्टेट में है तो उन्होंने स्टेट की सरकारों को इसी तरह से निरस्त किया है। तो ये बहुत कई बार हुआ, तो इसका मिसयूज़ काफ़ी बार किया गया है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इसका वो किया हुआ है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एसआर बोमई केस आया है, देखो 1994 में आया, तो इस समय तक ये बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका था। विशाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखा का जो केस है, विशाखा का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आपका जैसे कि जहाँ पर लेडीज़ लोग आपका काम करती हैं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके खिलाफ केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में आ चुका है, 2 साल पहले आ भी चुका है, आई थिंक पिछले साल आया था विशाखा केस, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कहती है, वर्क प्लेस एट सेक्सुअल हैरेसमेंट। विनीत नारायण केस, इसमें क्या बोला गया है कि जो सीबीआई है उसको उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश की गई है कि भाई ऐसा ना हो कि जो सीबीआई है वो केस्ड पैरट रह जाए। केस्ड पैरट मतलब है कि तोता बन के रह जाए और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो ये सीबीआई पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बचने के लिए विनीत नारायण केस दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश सिंह एंड अदर्स क्या बोलते हैं, ये पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं ये, ठीक है, एक मिनट कहाँ चला गया, पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं। ये कुछ उन्होंने इशूज़ दिए थे, तो प्रकाश सिंह एंड अदर्स जो हैं वो पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं फटाफट। ये तो खैर इतना भी आया नहीं एग्जाम में, लेकिन ठीक ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अभी 10 को और भी मैं उसको बाद में बना के दे दूंगा मैं, फिलहाल ये 10 हैं ये, ठीक है। थैंक यू।